अल्लाह ताला के नाम से जो रहमान और रहीम है। लेक्चर नंबर 7 का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आपको मेरी तरफ से खुश आमदीद। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन। स्टार्ट हमने लिया है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन से। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन में गुफ्तगू का जो आगाज़ किया गया वो प्राइमरी ट्रीटमेंट से किया गया। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल वक्त हम स्क्रीनिंग चैम्बर और ग्रिड चैम्बर को कवर कर चुके हैं। गुज़श्ता लेक्चर नंबर 6 में गुफ्तगू का आगाज़ किया गया प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक पे। आज उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आज का जो मौजू है वो है डिज़ाइन क्राइटेरिया। डिज़ाइन क्राइटेरिया प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का, उस क्राइटेरिया को इस्तेमाल करते हुए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक को डिज़ाइन किया जाता है। लेटर ऑन हम देखेंगे कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक डिफरेंट शेप्स के होते हैं, कौन कौन सी शेप हैं, और आखिर में इनलेट और आउटलेट, इस पे गुफ्तगू होगी। ये बड़ी अहम गुफ्तगू है, इस पे आपकी बड़ी तवज्जो चाहिए। और मुझे रिपीट करने दें कि इनलेट एंड आउटलेट का जो डिज़ाइन है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए प्राइमरी सेडिमेंटेशन बेसन और टैंक। वाई? क्योंकि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी गुड डिज़ाइन ऑफ इनलेट एंड आउटलेट पे डिपेंड करती है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी अगर इंटेंडेड अचीव ना हो सके, या वो रिमूवल जो हमने एज्यूम की हुई है कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में होती है वो ना हो पाए, तो इसका क्या रिजल्ट होगा? लोड शिफ्ट हो जाएगा सेकेंडरी यूनिट पे, और जब लोड सेकेंडरी यूनिट पे शिफ्ट होगा तो उसका नतीजा क्या होगा? सेकेंडरी यूनिट की परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट कर जाएगी। और अगर परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट करेगी सेकेंडरी यूनिट की, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा होगा एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स शायद मीट ना हो पाए। लिहाजा जो डिज़ाइन है इनलेट एंड आउटलेट ऑफ ए प्राइमरी सेडिमेंटेशन बेसन, that holds a very important significant part of the design of a primary sedimentation tank। तो इस इब्तदाई गुफ्तगू के साथ ही हम चलते हैं लेक्चर नंबर 7 की तरफ बगैर वक्त ज़ाया किए। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम डिज़ाइन क्राइटेरिया पे गुफ्तगू का आगाज़ करें, ये बड़ा मुनासिब है कि एक सवाल जो मैं गुज़श्ता लेक्चर नंबर 6 में आपके लिए छोड़ गया था, उसका जवाब भी आपके साथ शेयर करूं। इस टेबल में कुछ डाटा दिया गया था 3 मुख्तलिफ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक्स के बारे में, और सवाल ये था कि डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ, डेप्थ और डिटेंशन टाइम, इन मुख्तलिफ चीज़ों से आप एवेल्यूएट करें कि कौन सा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक वेदर ए, बी और सी एफिशिएंसी में सबसे बेहतर होगा, कौन सा दूसरे नंबर पे होगा और कौन सा तीसरे नंबर पे होगा। तो पहले नंबर पे जो टैंक होगा वो बी होगा। वाई? बिकॉज इसका जो सरफेस एरिया है वो सबसे ज़्यादा है, वो है 300 मीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर पे जो टैंक होगा वो ए टैंक होगा, क्योंकि इसका एरिया 200 मीटर स्क्वायर है जो इसके बाद है। और सबसे कम एफिशिएंसी सी की होगी, क्योंकि इसका एरिया 150 मीटर स्क्वायर होगा। टैंक बी विल स्टैंड एट नंबर 1 with respect to the removal efficiency. Why? Because it has the largest surface area। ये है जवाब
उस सवाल का जो मैंने लेक्चर नंबर 6 के एंड पे आपसे किया है। अब चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। पहला मौजू है डिज़ाइन क्राइटेरिया ऑफ ए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। डिज़ाइन क्राइटेरिया में पहले नंबर पे डिज़ाइन फ्लो। डिज़ाइन फ्लो किसी भी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के लिए एवरेज फ्लो होता है। डिज़ाइन क्राइटेरिया में जो चीज़ें लेड डाउन हैं इंटरनेशनली डिज़ाइन क्राइटेरिया में, वो एट रैंडम सेलेक्ट नहीं कर ली गई। उनके पीछे सफिशेंट रिसर्च और एक्सपीरियंस है और ये चीज़ें वाइडली रिपोर्टेड हैं लिटरेचर में और स्टैंडर्ड बुक्स में, एंड वी हैव टू फॉलो देम। तो पहले सबसे डिज़ाइन फ्लो क्या होना चाहिए एक प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के लिए। जब आप उसको डिज़ाइन कर रहे हैं तो याद रखें प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक को हमेशा एवरेज फ्लो पे डिज़ाइन किया जाता है। दूसरे नंबर पे सरफेस ओवरफ्लो रेट SOR, इसको हम गुज़श्ता लेक्चर में इस पे तफसीली बात हुई है। ये रेंज करता है 20 से लेके 40 क्यूबिक मीटर ऑफ द वेस्ट वाटर और वाटर पर मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द टैंक इन वन डे। मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर अगर हम इसको कैंसिल करें तो मीटर पर डे ये हमारे पास बच जाता है। किसी भी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का सरफेस ओवरफ्लो रेट जब आप उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, इस रेंज के दरमियान आप कोई भी वैल्यू एज ए डिज़ाइनर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोअर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे एरिया ज़्यादा आएगा और फुटप्रिंट साइज बड़ा होगा, और अगर साइज बड़ा होगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। अगर आप हायर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो एरिया या फुटप्रिंट कम होगा और एसोसिएटेड कॉस्ट भी कम होगी। तीसरे नंबर पे डेप्थ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की 3 से लेके 4 मीटर तक। 3 मीटर मिनिमम क्यों रखी गई है, इसकी एक ख़ास वजह है, और वजह यह है कि स्कावरिंग इफेक्ट को रोकने के लिए मिनिमम डेप्थ को डिफाइन किया गया है। अगेन आपका सवाल ये हो सकता है कि 3 मीटर का कैसे इल्म हुआ? थ्रू एक्सपीरियंस। 3 मीटर से जब डेप्थ कम रखी गई तो बहुत सारे पार्टिकल जो कि सेटल हो जाते थे बॉटम पे, वो एडीज और इसको स्कावरिंग इफेक्ट कहते हैं, उसकी वजह से रीसस्पेंड हो जाते थे और एफ्लुएंट के साथ एस्केप हो जाते थे। 3 मीटर वो डेप्थ है जिस पे स्कावरिंग इफेक्ट नहीं आएगा। पार्टिकल अगर एक बार सेटल हो जाता है तो वो दोबारा से रीसस्पेंड होके एफ्लुएंट के साथ एस्केप नहीं होगा। नंबर 4 डिटेंशन टाइम 2 से लेके 4 घंटे के दरमियान वेरी कर सकता है। जब भी आप डिज़ाइन करेंगे तो एज ए डिज़ाइनर आप दी गई रेंज में से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। ना तो रेंज से नीचे जाएं और ना रेंज से ऊपर जाएं। नंबर 5 स्लज एक्यूमुलेशन। सवाल ये पैदा होता है कि कैसे एस्टिमेट किया जाए कि कितनी स्लज प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बॉटम में जो स्लज जोन होता है उसमें आएगी। इसका एक रफ थंब रूल जो आमतौर पे मुरव्वज है वो है 2.5 किलोग्राम्स ऑफ स्लज या सॉलिड्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर पर डे। अगेन आपका सवाल हो सकता है कि ये वैल्यू कहाँ से आई? ये वैल्यू मुख्तलिफ जो रिसर्च कंडक्ट की गई, लिटरेचर जमा किया गया, रिसर्च के रिजल्ट्स को कंपाइल किया गया, वहाँ से मे बी एक एवरेज वैल्यू ले ली गई हो। स्लज और सॉलिड्स ये वो लफ्ज़ हैं जो इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं। मतलब इसका एक ही है, और मतलब क्या है कि जो सॉलिड्स नीचे सेटल हो जाते हैं उसको स्लज भी कह सकते हैं, उसको सॉलिड्स भी कह सकते हैं। नंबर 6 वियर लोडिंग। शायद आपको अभी इतना क्लियर ना हो या आप
उसका कोई इमेज अपने जहन में ना बना पा रहे हों, लेकिन जब हम नेक्स्ट सेक्शंस पे जाएंगे, क्वेश्चन और या सॉल्व प्रॉब्लम हल करेंगे, वहाँ पे वियर्स आएंगी, आप उनको देखेंगे भी, उनकी पिक्चर्स भी आएंगी, तो फिर आपको वियर के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वियर कहाँ पे, किस तरह पे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में लगती है। वियर लोडिंग जो लिया जाता है आमतौर पे वो 125 से लेके 500 क्यूबिक मीटर ऑफ वेस्ट वाटर पर मीटर लेंथ ऑफ वियर इन वन डे, ये लिया जाता है। वियर लोडिंग का मतलब ये है कि वियर के ऊपर से कितना पानी क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर या वेस्ट वाटर पर मीटर लेंथ ऑफ द वियर इन वन डे गुजरेगा। ए टिपिकल वैल्यू of 250 cubic meter per meter length of the weir per day is normally adopted, and very high weir loading rates, they are not preferred. Why? To prevent high approach velocity at outlets. अब ये चीज़ कहाँ से ली गई कि वियर लोडिंग किस रेंज में वेरी कर सकता है, टिपिकल वैल्यू क्या है, ये मेटकाफ एंड एडी के पेज 398 पे लिखा हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक मेटकाफ एंड एडी। अब इससे क्या मुराद है कि टू प्रिवेंट हाई अप्रोच वेलोसिटीज, अगर वियर लोडिंग रेट बहुत हाई रखा जाए तो पानी की स्पीड जब वो आउटलेट के करीब पहुंचेगा इतनी तेज़ हो जाएगी कि वो सक कर लेगा कुछ पार्टिकल्स को जो कि सेटल हो सकते हैं और साथ ले जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि एक रीज़नेबल वेलोसिटी के साथ पानी मूव करे जब वो आउटलेट जोन में पहुंचे। एक्सेसिवली हाई वेलोसिटीज दे आर नॉट डिज़ायरेबल। ये तो था डिज़ाइन क्राइटेरिया प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का। अब हम आते हैं शेप्स की तरफ। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की दो शेप्स हो सकती हैं। रेक्टेंगुलर शेप में भी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इस्तेमाल हो रहे हैं दुनिया में, और सर्कुलर में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम बारी बारी दोनों को देखते हैं। रेक्टेंगुलर टैंक में मैक्सिमम जो लेंथ रेशो विड्थ है वो 4:1 है। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, 5:1 या 6:1 नहीं करनी चाहिए, कम कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर टैंक में फ्लो पैटर्न हॉरिजॉन्टल होता है। मैक्सिमम लेंथ जो आप रेक्टेंगुलर टैंक में अडॉप्ट कर सकते हैं वो 30 मीटर्स है, और मैक्सिमम विड्थ जो है वो 6 से लेके 8 मीटर तक है। अब आपका फिर यहाँ सवाल हो सकता है, ये लेंथ पे और विड्थ पे पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? इसकी एक ख़ास वजह है, और वो वजह ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा लेंथ कर देते हैं, 30 मीटर से भी ज़्यादा कर देते हैं, तो देखा ये गया है कि जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो हवाएं उन सेडिमेंटेशन टैंक के सरफेस पे लहरें पैदा करती हैं, और वो डिस्टर्बेंस जो है उन लहरों के पैदा होने की वजह से वो पार्टिकल की स्मूथ सेटलिंग में एक रुकावट बनती है। इसलिए मैक्सिमम लेंथ और विड्थ पे पाबंदी लगा दी गई है, और यकीनन ये भी थ्रू रिसर्च स्टडीज़ ये चीज़ें सामने आई होंगी। आगे चलते हैं। स्लज रिमूवल मैकेनिज्म रेक्टेंगुलर टैंक्स में क्या होता है? चेन एंड फ्लाइट सॉलिड स्लज कलेक्टर और ट्रैवलिंग ब्रिजेस टाइप कलेक्टर्स। चेन एंड फ्लाइट सिस्टम तो आप देख चुके हैं पहले ग्रिड चैम्बर्स में भी। इसमें भी अगर रेक्टेंगुलर टैंक है तो उसमें जो स्लज की रिमूवल है वो चेन एंड फ्लाइट सिस्टम होता है। एक एंड पे हॉपर्ड बॉटम होती है, और चेन एंड फ्लाइट उसको पुश करती है एक ब्लेड के ज़रिए स्लज को। वो स्लज हॉपर में आती है और वहाँ से स्लज पंप्स के ज़रिए उसको सक आउट कर लिया जाता है। दूसरी शेप जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की हो सकती है वो सर्कुलर है। यहाँ भी डायामीटर पे, मैक्सिमम डायामीटर पे पाबंदी है। 10 से लेके 30 मीटर तक डायामीटर हो सकता है। 30 मीटर से ऊपर अगेन विंड इफेक्ट्स की वजह से इस पे मैक्सिमम डायामीटर पे पाबंदी लगा दी गई है। अगर
फ्लो ज़्यादा है तो आप 2, 3, 4 प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक्स ले सकते हैं, लेकिन एक टैंक में डायमीटर 30 मीटर से ज़्यादा ना करें या बहुत बड़ा टैंक एक ही ना बना दें। फ्लो पैटर्न सर्कुलर में रेडियल होता है, अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक फिगर के ज़रिए। स्लज रिमूवल विद स्क्रैपर्स मूविंग इन हॉपर्ड बॉटम, इसको भी मैं फिगर के ज़रिए एक्सप्लेन करूंगा। अब सवाल एक आपका बड़ा ऑब्वियस सा होता है स्टूडेंट्स का कि कौन सा शेप ज़्यादा बेहतर है, या हम अगर हमें डिज़ाइन करना पड़े तो हम सर्कुलर को अडॉप्ट करें शेप को या हम रेक्टेंगुलर शेप को अडॉप्ट करें। इसका जवाब ये है कि ये आपकी मर्ज़ी, आपकी सवाबदीद पे मुनहसर है कि आप कौन सी शेप अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्शन ऑफ शेप rectangular or circular, it is the choice of the engineer or the designer. Geometry of the area available, दूसरा फैक्टर ये होता है। फर्ज करें आपके पास जो एरिया आपको प्रोवाइड किया गया है जिसके अंदर आपने तमाम यूनिट्स को अकोमोडेट करना है, वो एरिया इस तरह का है कि आप अगर रेक्टेंगुलर टैंक बनाते हैं तो उसकी एडजस्टमेंट बड़ी मुश्किल हो रही है, आप सर्कुलर शेप में चले जाएं। बाज़ औक़ात सर्कुलर में प्रॉब्लम आ रही है, आप रेक्टेंगुलर पे स्विच कर जाएं। ये दो फैक्टर्स सिलेक्शन ऑफ द शेप ऑफ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में काम कर रहे होते हैं, आपकी चॉइस और जो एरिया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कंस्ट्रक्शन के लिए आपको दिया गया है उसकी ज्योमेट्री क्या है। एक चीज़ अलबत्ता मैं आपको ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि आजकल ज़्यादा जो शेप इस्तेमाल की जा रही है वो सर्कुलर शेप है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी सर्कुलर ही करें, रेक्टेंगुलर भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था कि आजकल मोस्टली जो डिज़ाइनर हैं वो सर्कुलर टैंक्स को प्रेफर करते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह शायद ये है मेरी नाक़िस राय में कि जब आप एक रेक्टेंगुलर टैंक बनाते हैं, लेट्स से लेंथ रेशो विड्थ 4:1 है, तो वो काफ़ी एलोंगेटेड होता है। उसकी जो एडजस्टमेंट है गिवन स्पेस में जो आपको एरिया दिया गया है, बाज़ औक़ात वो एक मुश्किल अमर बन जाती है। इसलिए शायद इस वजह से सर्कुलर टैंक को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, वो इजीली अकोमोडेट हो जाते हैं। अब मैं चलने लगा हूँ आज के लेक्चर के सबसे अहम नुक्ते की तरफ, सबसे अहम मौजू की तरफ, और वो है इनलेट एंड आउटलेट फॉर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। बोथ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू have a good hydraulic efficiency of primary sedimentation tank. They play a key role. Good design or well-designed inlet and outlet, it plays a very key role in the overall performance or overall good performance of a primary sedimentation tank. अगर कोई डिज़ाइन इंजीनियर ये चाहता है कि जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक वो डिज़ाइन कर रहा है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे, उसको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए डिज़ाइन ऑफ इनलेट एंड आउटलेट के ऊपर, फिर वो यकीनन अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। क्या खसूसियात होनी चाहिए एक वेल डिज़ाइन इनलेट के अंदर? पहली खसूसियत तो इसके अंदर ये होनी चाहिए कि इट शुड बी डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट इट रिड्यूसेस द एंट्रेंस वेलोसिटी to prevent pronounced currents toward the outlet, that is prohibit short circuiting. अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इनलेट इस तरह की हो कि पाइप के जरिए जब पानी एंटर हो रहा है तो इनलेट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे ओवर द इंटायर क्रॉस सेक्शन, और जब वो इंटायर क्रॉस सेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, एंट्रेंस वेलोसिटी, और वो बड़ा स्लोली मूव करेगा आउटलेट की तरफ, और जब वो स्लोली मूव करेगा तो सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल्स आसान होगी और शॉर्ट सर्किटिंग भी नहीं होगी। बिजली की शॉर्ट सर्किटिंग यकीनन आपने सुनी होगी, लेकिन हाइड्रोलिक शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है?
इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक पेंट में बनी हुई फिगर के ज़रिए। तो चलते हैं एक फिगर की तरफ जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हाइड्रोलिक शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है। आपके सामने सेडिमेंटेशन टैंक, पानी लेफ्ट साइड से एंटर हो रहा है, राइट साइड से बाहर निकल रहा है। आप देखेंगे कि ये लाइनें फ्लो पैटर्न को शो कर रही हैं। अगर वेलोसिटी को कम ना किया जाए तो पानी का एक तेज रेला जो है वो जैसे ही सेडिमेंटेशन टैंक में पानी एंटर होगा तो वो एक तेज रेले की सूरत में आउटलेट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और सेडिमेंटेशन टैंक के बहुत सारे हिस्से, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये एक डेड पोर्शंस बन जाएंगे जहां स्टेगनेंट वाटर होगा और ये इस्तेमाल नहीं हो रहे होंगे और ये तेज रेला सफ़र करता हुआ आउटलेट से बाहर निकल जाएगा और ये उतनी देर क़याम नहीं करेगा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जितनी देर हम इसको चाहते हैं कि ये क़याम करे, ताकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो पाए। ऐसी पोजीशन अगर हो तो उसको हाइड्रोलिक शॉर्ट सर्किटिंग कहा जाता है और इसको रोका जा सकता है विद गुड डिज़ाइन ऑफ इनलेट। अगर इनलेट का डिज़ाइन ठीक हो तो हाइड्रोलिक शॉर्ट सर्किटिंग को अवॉइड किया जा सकता है। वापस चलते हैं लेक्चर की तरफ। हम देख रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल डिज़ाइन इनलेट। तो सबसे पहले तो अच्छी इनलेट, इट रिड्यूसेस एंट्रेंस वेलोसिटी टू प्रिवेंट प्रोनाउंस्ड करंट्स टुवर्ड्स द आउटलेट, दैट इज इट प्रोहिबिट शॉर्ट सर्किटिंग, जिस तरह के मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। दूसरी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? दूसरी करेक्टरिस्टिक्स ये है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स द वाटर और वेस्ट वाटर यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैंक। टैंक को विड्थ वाइज भी और डेप्थ वाइज भी पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। उसका क्या असर होता है कि वेलोसिटी कम हो जाती है। जब एरिया बहुत बढ़ जाए उसी फ्लो रेट का तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, ये आप जानते हैं। और जब वेलोसिटी कम होती है तो बड़े चांसेस हैं अच्छे कि वो पानी, उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो वाटर है या वेस्ट वाटर है, उनको सेटल होने का एक अच्छा चांस मिल जाएगा। ये दो मेजर करेक्टरिस्टिक्स इनलेट में होनी चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं कि टिपिकल इनलेट्स जो रेक्टेंगुलर टैंक के लिए हैं वो किस तरह की होती हैं और टिपिकल आउटलेट जो रेक्टेंगुलर टैंक के लिए हैं वो किस तरह की होती हैं। आपके सामने ये फिगर है, ये फिगर मैंने EW स्टील से ली है। पानी अंदर आ रहा है, ये इनलेट जोन है। एक बेफल वॉल है जो बनाई गई है। बेफल क्या होती है? बेफल एक वॉल है जो फ्लूइड के फ्लो को डिफ्लेक्ट करती है या उसको कोई हिंड्रेंस क्रिएट करती है। फ्लूइड पानी भी हो सकता है, फ्लूइड हवा भी हो सकती है। तो कोई भी ऐसी वॉल जो कि फ्लूइड के फ्लो को डिफ्लेक्ट करने के लिए या उसको डाइवर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको बेफल वॉल कहा जाता है। ये एक बेफल वॉल है और इसमें मल्टीपल ओपनिंग्स हैं। ये मल्टीपल ओपनिंग्स हेल्प करेंगी पानी को डेप्थ वाइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और हो सकता है विड्थ वाइज भी इस तरह की ओपनिंग हो, तो पानी अलोंग दी विड्थ एंड डेप्थ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की गई है इस तरह की इनलेट प्रोवाइड करके। ये एक दूसरी फिगर है, इसमें इनलेट है, पानी अंदर आ रहा है, ये इनलेट जोन है, यहाँ पे मल्टीपल ओपनिंग्स हैं और ये ओपनिंग्स जो हैं इनके सामने एक बेफल लगा दी गई है ताकि वेलोसिटी को फर्दर कम किया जा सके। ये एक दूसरी एग्जांपल है इनलेट की। तीसरी एग्जांपल आपके सामने, इनलेट, पानी अंदर आया, ये इनलेट जोन है, यहाँ पे बॉटम पे मल्टीपल ओपनिंग्स हैं जिनके ज़रिए पानी एंटर होगा। सवाल ये है कि क्या यही हरफ़े आखिर हैं ये जो आपको दिखाई गई हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप अगर कोई इससे बेहतर भी डिज़ाइन सोच सकते हैं तो आप उस डिज़ाइन को बना के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जस्ट आपको
फूड फॉर थॉट है, ये जो एग्जांपल्स 2-3 दी गई हैं। अब हम चलते हैं टिपिकल आउटलेट जो एक रेक्टेंगुलर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में हो सकती है। याद रखें, आउटलेट्स आर ऑलवेज फ्री फॉलिंग वियर्स। वियर को मुझे उम्मीद है आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके होंगे, which allow the wastewater to pass over the surface of sedimentation tank. Rectangular tank में outlets they are always free falling wear. इसको मैं एक फिगर के जरिए इसकी वजाहत करता हूँ। ये वॉल है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की, यहाँ पे वियर प्लेट एक लगा दी गई है लोहे की। पानी का लेवल ये आप देख रहे हैं और पानी यहाँ नीचे गिर रहा है। ये एक लॉन्डर या कलेक्टिंग चैनल है। पानी वियर जो कि अलोंग दी विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक लगी होगी, उसमें से इस कलेक्टिंग चैनल में आता है और फिर इस कलेक्टिंग चैनल के साथ एक सिंगल पाइप अटैच है जो इसको नेक्स्ट ट्रीटमेंट यूनिट में लेके जा सकता है। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये बेफल वॉल है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है प्रिवेंट फ्लोटिंग मैटर टू एस्केप विद एफ्लुएंट। फ्लोटिंग मैटर जो है उसको एफ्लुएंट के साथ नहीं जाना चाहिए, ये नेक्स्ट ट्रीटमेंट यूनिट के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। लिहाजा इस वॉल के ज़रिए उसको रोक लिया गया है, क्योंकि वो ऊपर फ्लोट करता है, वो यहाँ आके रुक जाएगा, पानी नीचे से वियर के ऊपर से गुजर के चला जाएगा, बाद में इस फ्लोटिंग मैटर को रिमूव किया जा सकता है। ये एक टिपिकल एग्जांपल है आउटलेट की फॉर रेक्टेंगुलर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। अब हम चलते हैं इनलेट और आउटलेट जो कि सर्कुलर टैंक में हो सकती है। याद रखें, इनलेट इज ए पाइप इन द सेंटर ऑफ टैंक विद ए सर्कुलर ड्रम। ड्रम को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा एक फिगर के जरिए, थोड़ा सा इंतज़ार करें। टू रिड्यूस द एंट्रेंस वेलोसिटी। ड्रम का मकसद क्या है? वेलोसिटी को कम करना। ये तो थी इनलेट। इनलेट क्या है? एक पाइप है सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक में जो उसके मिडल से निकल रहा है पाइप, और उस पाइप में जहाँ पोर्ट्स हैं जहाँ से वेस्ट वाटर ने निकलना है उस लेवल पे एक सर्कुलर ड्रम दे दिया गया है ताकि वेलोसिटी को पानी की कम किया जा सके। आउटलेट क्या है? आउटलेट्स आर टिपिकली वी नॉचेस। सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक में आउटलेट्स टिपिकली वी नॉचेस होती हैं। इनलेट और आउटलेट की डायग्राम्स और पिक्चर्स ये दोनों मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम एक डायग्राम की तरफ चलते हैं जिसमें एक सर्कुलर टैंक दिखाया गया है। वेस्ट वाटर एक पाइप के ज़रिए सेंटर में डिस्चार्ज किया जाता है। यहाँ पे सुराख होते हैं जिससे ये पानी निकलता है। ये जो थिक लाइन आपको नज़र आ रही है ये सर्कुलर ड्रम है। पानी इन पोर्ट से निकलता है तेज़ स्पीड के साथ। ये ड्रम उसकी स्पीड को कम करते हैं, पानी नीचे डाइवर्ट होता है और फिर फाइनली यहाँ पे आके डिस्चार्ज हो जाता है। ये चैनल आपको नज़र आ रही है, ये कलेक्टर चैनल या लॉन्डर है। वेस्ट वाटर इसमें गिरता है। ये लॉन्डर एक पाइप से कनेक्ट होती है जो कि पानी फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट यूनिट में ले जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक डेप्थ है सर्कुलर टैंक की। ये पोर्शन इसका हॉपर्ड होता है या ये स्लोप्ड होता है और इसकी स्लोप 1 वर्टिकल इज टू 12 हॉरिजॉन्टल होती है। इस हॉपर्ड पोर्शन में एक स्क्रैपर चल रहा होता है। ये स्क्रैपर पुश करता है स्लज को सेंट्रल पोर्शन में जहाँ एक पिट बना होता है, इसको स्लज पिट कहते हैं, और इस पिट के साथ एक स्लज पंप अटैच होता है जो कि फिर स्लज को सक करके बाहर पंप कर लेता है। ये थी एक डायग्राम और अब एक पिक्चर देखते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की। आपके सामने एक पिक्चर आप देखें, ये सेंटर से पाइप इनलेट पाइप आ रहा है। ये गोल ड्रम है सर्कुलर ड्रम जिसका जिक्र हुआ था, और जो पोर्ट्स हैं वो छुप गई हैं, इसके पीछे आपको नज़र नहीं आ रही। पानी निकलेगा ड्रम से
टकराएगा, वेलोसिटी कम होगी और फिर ये मूव करेगा और फिर ये सरकमफ्रेंस की तरफ इसके मूव कर जाएगा जहाँ पे वी नॉचेस लगी होंगी। बॉटम पे आप देखें ये स्क्रैपर लगा हुआ है, ये स्लोली मूव करता है बहुत आहिस्ता आहिस्ता और स्लज को पुश करता है इस स्लज पिट की अंदर और इस स्लज पिट के साथ स्लज पंप जो कि स्लज को विथड्रॉ कर लेता है। आपके सामने ये पिक्चर थी जिसमें आपने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स देखे। गो के पूरे कंपोनेंट्स मैं इस फिगर में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि आगे फिगर्स आएंगी उसमें ये कमी भी पूरी हो जाएगी। उस वक्त तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल वाज़े और क्लियर हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंक्लूड करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, क्विकली इसकी समरी देख लेते हैं। स्टार्ट किया हमने डिज़ाइन क्राइटेरिया से। डिज़ाइन क्राइटेरिया ऑफ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, उसको इस्तेमाल करते हुए आप हमेशा अपना प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन क्राइटेरिया के बाद हमने देखा कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक 2 डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं। उनकी लेंथ पे कुछ कदगन लगाई गई थी किसी वजह से, वो भी आपने देखी। और आखिर में सबसे अहम हिस्सा प्राइमरी सेडिमेंटेशन बेसन का इनलेट और आउटलेट, ये वो अहम हिस्सा है जिस पे के परफॉर्मेंस डिपेंड करती है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की। अगर ये अच्छा डिज़ाइन हो, इसके जो पर्पसेस हैं वेलोसिटी को रिड्यूस करना और पानी को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, अगर ये अचीव हो जाता है तो फिर आप अपने जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और थ्योरेटिकली 70% तक जा सकते हैं। 100% नहीं हो सकती, इसकी रीज़न हम गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस अच्छी तरह से कर चुके हैं। यहाँ मैं आपसे लूँगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी हमेशा हिफाजत फरमाए, कामयाबी आपका मुकद्दर हो, दीन और दुनिया दोनों की फलाह आपको नसीब हो, आप दुनिया में भी आला कामयाबी हासिल करें और आखिरत में भी सुरखरू हों। दुनिया में एक अच्छे एनवायरमेंटल इंजीनियर और एक बहुत ही मुफीद इंसान जो मुआशरे के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए मुफीद हो, उसके तौर पे आपको हमेशा याद किया जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।